सोचिए, एक बहुत बड़ी, बहुत पुरानी सभ्यता जो हजारों साल पहले अपने चरम पर थी और फिर अचानक जैसे हवा में गायब हो गई। अपने पीछे छोड़ गई तो बस कुछ पहेलियां। तो चलिए आज साथ मिलकर इन सबूतों के बिखरे हुए टुकड़ों को जोड़ते हैं और इस खोई हुई दुनिया के कुछ सबसे बड़े रहस्यों से पर्दा उठाते हैं। लेकिन इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, एक सवाल है जो खुद में ही एक पहेली है। वो ये कि एक ही सभ्यता के इतने सारे नाम क्यों हैं? ये सवाल सुनते ही लगता है और यहाँ ये तो सोचा ही नहीं। और ये सवाल इस सभ्यता के रहस्य को और भी गहरा बना देता है। ये यकीन करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन हम बात एक ही सभ्यता की कर रहे हैं। और इसके नाम देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, सैंधव सभ्यता और कांस्य युगीन सभ्यता। 4 अलग अलग नाम एक ही महान सभ्यता के लिए। और मजे की बात यह है कि हर नाम के पीछे एक वजह है, एक कहानी है। इसे सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहते हैं? क्योंकि ये सिंधु नदी के आसपास उसके विशाल मैदानों में फली फूली। फिर आता है हड़प्पा सभ्यता। ये नाम इसलिए पड़ा क्योंकि 1921 में जब खुदाई शुरू हुई तो जो पहला शहर मिला वो हड़प्पा ही था। सैंधव एक तरह का इलाकाई नाम था। और कांस्य युगीन सभ्यता वो इसलिए क्योंकि ये लोग तांबे और टिन को मिलाकर कांसा बनाने में उस्ताद थे। मतलब हर नाम हमें उनके बारे में कुछ ना कुछ बताता है। तो ठीक है, नामों की गुत्थी तो सुलझ गई। अब जरा समय में पीछे चलते हैं। देखते हैं कि ये सभ्यता आखिर कितनी पुरानी थी और कितनी विशाल। और यकीन मानिए, इसका पैमाना सच में दिमाग चकरा देने वाला है। जरा सोच कर देखिए, हम बात कर रहे हैं आज से लगभग 4,500 साल पहले की। 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व के बीच। ये वो दौर था जब मिस्र में पिरामिड बन रहे थे। मतलब लगभग 750 सालों तक ये सभ्यता अपने पूरे शबाब पर थी। और फिर धीरे धीरे इसका सूरज ढलने लगा। और देखिए, ये कोई छोटी मोटी बस्ती नहीं थी, ये एक बहुत बड़ा साम्राज्य था। जरा नक्शे को मन में लाइए। उत्तर में आज के जम्मू कश्मीर से लेकर दक्षिण में महाराष्ट्र तक, और पूरब में उत्तर प्रदेश से लेकर पश्चिम में पाकिस्तान ईरान बॉर्डर तक। इतना बड़ा था इसका फैलाव। उस समय दुनिया में और भी बड़े बड़े खिलाड़ी थे, जैसे मेसोपोटामिया, मिस्र, चीन। लेकिन हड़प्पा के लोग दुनिया से कटे हुए नहीं थे। अरे, वो तो खुद एक इंटरनेशनल प्लेयर थे। उनके व्यापार के सबसे मजबूत सबूत मिलते हैं मेसोपोटामिया के साथ। सोचिए, समुद्र के रास्ते बड़े बड़े जहाजों से सामान आता जाता था। सिर्फ साइज ही सब कुछ नहीं था। नहीं, जो बात इस सभ्यता को सच में खास बनाती है वो है इनके समाज और शहरों की कमाल की एडवांस्ड प्लानिंग। चलिए अब जरा ऐसी पर गौर करते हैं। इनके शहर ऐसा लगता है जैसे किसी ने शतरंज की बिसात बिछा दी हो। सड़कें एक दूसरे को बिल्कुल 90 डिग्री के एंगल पर काटती थीं। घर एकदम सीधी लाइन में एक सोचे समझे ग्रिड पैटर्न में बने हुए थे। ये हम आज से 4,500 साल पहले की बात कर रहे हैं। कमाल का अर्बन प्लानिंग था ये। और अब एक ऐसी चीज जो इनकी इंजीनियरिंग की दाद देने पर मजबूर कर देती है। वे पक्की ईंटों का इस्तेमाल करते थे और हर ईंट, जी हाँ, हर ईंट का आकार एक फिक्स्ड रेशियो में होता था, 4-2-1। सोच कर देखिए, इतने बड़े साम्राज्य में हर जगह एक ही साइज की ईंटें। ये दिखाता है कि उनका सिस्टम कितना स्टैंडर्डाइज्ड और सेंट्रलाइज्ड था। उनके शहरों में जो चीजें मिली हैं वो एक ऑर्गेनाइज्ड समाज की पूरी कहानी बयां करती हैं। मोहनजोदड़ो का ग्रेट बाथ, अनाज रखने के लिए बहुत बड़े बड़े गोदाम, प्रशासन के लिए ऊंची जगहों पर बने किले, और तो और पूरे शहर में फैला हुआ ड्रेनेज सिस्टम। यहाँ तक कि लोथल में जहाज़ों के लिए एक आर्टिफिशियल बंदरगाह भी था। ये सब क्या बताता है? यही कि उनकी इकोनॉमी बहुत मजबूत और समाज बहुत एडवांस था। पर बात सिर्फ इंजीनियरिंग की नहीं है, ये लोग कमाल के कलाकार भी थे। जो मशहूर डांसिंग गर्ल की मूर्ति मिली है वो लॉस्ट वैक्स टेक्निक से बनी है। ये बहुत ही एडवांस्ड तरीका है। मतलब वो मेटलर्जी और आर्ट दोनों में माहिर थे। ये संगम ही अपने आप में असाधारण है। तो हमने उनके शहर देख लिए, उनकी टेक्नोलॉजी देख ली, लेकिन वो लोग सोचते क्या थे? उनकी आस्था क्या थी? वे किस पर यकीन करते थे? चलिए अब जरा इन ठोस सबूतों से आगे बढ़कर उनकी मान्यताओं की रहस्यमयी दुनिया में झांकने की कोशिश करते हैं। पर यहीं आकर हम एक बड़ी दीवार से टकरा जाते हैं। उनकी लिपि, उनके शब्द आज तक कोई पढ़ ही नहीं पाया है। इसलिए उनकी आस्था के बारे में हम जो भी बात करेंगे
वो सिर्फ एक अंदाजा है, एक अनुमान है उन चीजों के आधार पर जो वो पीछे छोड़ गए हैं। लेकिन हमारे पास कुछ मजबूत सुराग जरूर हैं, जैसे पशुपति सील, जिसे बहुत से लोग भगवान शिव का शुरुआती रूप मानते हैं। उनकी मोहरों पर एक सींग वाला जानवर, जिसे यूनिकॉर्न भी कहते हैं, वो सबसे ज्यादा मिलता है। पीपल के पेड़ की पूजा के भी सबूत हैं। और तो और कब्रों में तावीज भी मिले हैं, जो शायद बुरी नजर से बचाने के लिए होते होंगे। ये सब उनके आध्यात्मिक जीवन की तरफ इशारा करते हैं। और उनकी दफनाने की प्रथाएं, वो भी बहुत कुछ कहती हैं। वो अपने मृतकों को इस तरह दफनाते थे कि सिर उत्तर की तरफ हो और पैर दक्षिण की तरफ। और हैरानी की बात यह है कि ये एक ऐसी प्रथा है जिसकी गूंज आज भी कई परंपराओं में सुनाई देती है, हजारों साल बाद भी। और अब हम इस कहानी में घूमकर वहीं वापस आ गए हैं जहां से हमने शुरुआत की थी। एक महान सभ्यता जो आसमान छू रही थी और फिर खत्म हो गई। तो चलिए इसके पतन के इस अनसुलझे रहस्य पर एक नजर डालते हैं। सवाल वही है, आखिर हुआ क्या? इसे लेकर कई थ्योरीज हैं। कुछ लोग कहते हैं क्लाइमेट चेंज की वजह से सब बर्बाद हो गया। कुछ का मानना है कि सिंधु नदी में भयंकर बाढ़ आई होगी। एक थ्योरी विदेशी हमले की भी है। लेकिन सच ये है कि इनमें से कोई भी थ्योरी 100% साबित नहीं हुई है, और रहस्य आज भी रहस्य ही है। आखिर में जो सबसे बड़ी पहेली है, जो हमें उनसे अलग करती है, वो एक ही चीज है। वो एक बात जानते थे जो हम आज भी नहीं जानते, और वो थी उनके शब्दों का मतलब, उनकी भाषा। तो हम इस चर्चा को यहीं इसी एक सवाल के साथ छोड़ जाते हैं। उनकी उस लिपि में, जिसे आज तक कोई नहीं पढ़ सका, उसमें कौन से रहस्य छिपे हैं, कौन सी कहानियां दफने हैं, और कौन सा ज्ञान है जो शायद अब हमेशा हमेशा के लिए खो चुका है।